सभी अपने श्रोता और ज्योतिष के जिज्ञासुओं का एक बार पुनः से हृदय से स्वागत और अभिनंदन डेस्टिनी स्टार के ज्योतिषी पोर्टल पर। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा ही रोचक, ज्ञानवर्धक और एक मायने में कहा जाए तो आई ओपनर साबित होगा अगर आप इस पर ध्यान से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और ओपन माइंड से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कर्म विपाक संहिता के बारे में कुछ जानकारी साझा करने के लिए, जिसका कि मेजर थीम है कि हाउ योर कर्मा, आपके पहले के कर्मा, हाउ कर्मा डिटरमाइंस योर करंट बर्थ थ्रू नक्षत्र एंड इट्स पदा। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी अगर हिंदी आसान भाषा में बोला जाए तो आपके पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म की जो बर्थ के समय, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र चरण में होता है, वो किन कर्मों की वजह से आपको वो चरण और नक्षत्र प्राप्त होता है और वो क्या आपसे डिमांड करेगा इस जन्म में कि आपको करना है। तो इसको आइए आपस में चर्चा करते हैं, समझते हैं और किस प्रकार से ये अनफोल्ड होता है। और आपको ये पता ही है कि कर्म विपाक संहिता जो में जितनी भी आपस में वार्तालाप है वो महाशिव और माता पार्वती के बीच का संवाद है। पार्वती जी जन कल्याण में मनुष्यों के वेलबींग के लिए भोले शंकर शिव से सवाल पूछती जाती हैं और भोले शंकर जन कल्याण हेतु, लोगों के कल्याण हेतु, मनुष्य मानव जाति के कल्याण के लिए उस इस तरह से कहानियों के फॉर्म में जवाब देते जाते हैं, जिसको कि हमें डिकोड करके आगे समझना है कि हमें इस जन्म में अपने कर्मा को कैसे अनफोल्ड करना है। तो कर्म विपाक संहिता की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि कर्मा क्या है इसको समझें। क्योंकि कर्म विभाग संहिता तो एक बहुत बड़ा, उसमें तो 108 नक्षत्रों के पदा के अलग अलग कहानियां और टॉपिक्स हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो उसका बेसिक फंडामेंटल है दैट इज व्हाट इज कर्मा। तो जो कर्मा का एक साधारण मतलब है एक्शन, मतलब कर्मा मतलब एक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन करे वो हमारा कर्मा हो गया। इवन हमने पलके झपकाई, ये हाथ चलाया, आपको पढ़ाया, आपको बताया, अब ये सब कर्मा की कैटेगरी में आता है। आप सब्जी लेने गए, पढ़ाई करी, आप जो भी, एवरी एक्शन इज कैन बी कैटेगराइज एज कर्म। तो लेकिन कर्म विपाक संहिता में क्या बताते हैं कि आपके किए हुए एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस इकट्ठा होते हैं। जो भी हम कर्मा करते हैं, हमने कुछ भी उठाया, किया, किसी के साथ व्यवहार किया, पैसा लेन देन, ये जो इसके जो किए हुए कर्मों के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं यानी उनका फल, वो इकट्ठा होता जाता है कई जन्मों में। क्योंकि हर कर्म का फल, हम जो उसका कॉन्सिक्वेंस है उसको जरूरी नहीं है कि हमने राइट ऑफ ही कर लिया हो, भोग लिया हो। तो कई कर्म हमारे ऐसे होते हैं किए हुए पहले, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें अभी मिलने वाले हैं, जो अभी हमने भोगे नहीं है, जो हमने बैलेंस नहीं किए, वो इकट्ठा होते रहते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप वेदांती हैं, सनातनी हैं और ये मानते हैं पुनर्जन्म और रीबर्थ में, तो ये बात आपको समझना चाहिए कि कोई भी जातक जो है बाई चांस पैदा नहीं होता है। वो अपने कार्मिक लॉ, कार्मिक लेन देन के अनुसार ही जन्म लेता है। उसका जो बर्थ है दैट इज अकॉर्डिंग टू हिज प्रिसाइज कार्मिक लॉ, या जो कर्मा उसको भोगने हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो जन्म लेता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको आगे बढ़ाते हैं और कहा गया है कि तीन तरह के कर्मा होते हैं जो कि हर मनुष्य को फेस करने पड़ते हैं, जिनके कारण उसका जन्म होता है, इनकारनेशन होता है। तो सबसे पहले होता है संचित कर्मा। संचित कर्मा इज नथिंग बट द स्टोर्ड कर्मा। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें मनसा वाचा कर्मा, यानी कि आपके शब्दों से, आपके एक्शन से, आपके विचारों से जो कर्मा एकुमुलेट हुए। कभी हम लोग हाथ से कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आंखों से, मतलब मन से हमने सोचा, किसी का अच्छा सोचा तो अच्छा कर्मा जनरेट हुआ, किसी का बुरा सोचा बुरा तो हमेशा ध्यान रखिए, कर्मा सिर्फ लोग सोचते हैं ना कि हाथ से किया तो कर्मा ना, मन से, वचन से, बोल के भी कर्मा जनरेट होता है। किसी को अच्छा बोला तो भी अच्छा कर्मा, किसी को गाली बकी, खराब बोला तो भी
वचन से भी कर्मा। तो हमेशा ध्यान रखिए, एवरी थॉट, एवरी वर्ड एंड एवरी एक्शन जो हम पिछले कई जन्मों से करते चले आ रहे हैं, वो एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होते जा रहे हैं। यानी हमारे वचन से, हमारे मन से, हमारे हाथों पैरों से किए हुए विभिन्न विभिन्न प्रकार के कई जन्मों के कर्मा एक बैंक में इकट्ठा है। ठीक है। तो अल्टीमेटली अब ये जो एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, कई जन्मों का इकट्ठा कलेक्शन है, इसी को बोलते हैं एक्युमुलेटेड या संचित कर्म। मतलब ये संचित हो गए, एक नहीं कई जन्मों से थोड़े 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 इकट्ठा होते हुए वो इकट्ठा पूरा एक, समझ लो एक डेडलॉक बना हुआ है बहुत बड़ा बैंक में। ठीक है। इसमें 400 वर्ष हो सकती है, 50 वर्ष हो सकती है पुरानी, 100 वर्ष हो सकती है, 500 वर्ष हो सकती है। और ऐसा नहीं है, इसके इसमें दोनों चीजें इकट्ठा होंगी, मेरिट्स भी होंगी और सिंस भी होंगी, पुण्य भी होंगे पाप भी होंगे। वो सब बर्थों के उसमें स्टोर रहते हैं। लेकिन कोई भी जातक सारे के सारे एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम में खर्च नहीं कर सकता है, या फेस नहीं कर सकता है, या एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है ना। इतने सारे जन्मों की अच्छाइयां और इतने सारे जन्मों की बुराइयां क्या एक ही जन्म में फेस करना जातक या आत्मा के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो उसमें से एक स्मॉल पोर्शन हम चुनते हैं कि भाई देखो ये 50,000 चीजें इकट्ठा है, लेकिन हम अब जा रहे हैं दोबारा जन्म लेने, तो हम ये 5,000 निपटा देंगे उस 50,000 में से। इतनी हमारी क्षमता नहीं है कि हम 50,000 चीजों को निपटाएं, तो हम 5,000 जरूर पूरे कर देंगे। तो एक स्मॉल पोर्शन उस 50,000 जो एक्युमुलेटेड कई जन्मों का, उसमें से हमने कुछ एक पोर्शन सेलेक्ट कर लिया कि भाई देखो इतना तो हमारे बस की बात नहीं, लेकिन ये छोटा पोर्शन जो है इसको हम भोगेंगे, बैलेंस करेंगे। तो वो हम क्या करते हैं, संचित में से कुछ प्रारब्ध निकाल लेते हैं कि भाई ये हम इस जन्म में जा रहे हैं पृथ्वी पे, ये हमारा प्रारब्ध बन के जाएगा, और हम इसको इस बार लिटिगेट करेंगे, फेस करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो प्रारब्ध क्या है, डेस्टाइन्ड कर्मा है। ठीक है। प्रारब्ध का सिंपल मतलब है जो कि ऑलरेडी बिगन हो गया, यानी कि अब उसमें से अब हमें इसकी शुरुआत करनी है, इसको राइट ऑफ करने की। तो दैट इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ संचित कर्मा। प्रारब्ध कुछ भी नहीं है, संचित कर्मा का एक छोटा सा हिस्सा है जो हम चूज करते हैं कि भैया ये प्रेजेंट बर्थ में हम इसको इनको एक्सपीरियंस करेंगे, इनको भोगेंगे, अच्छा तो बुरा तो, और इनको लिटिगेट करके राइट ऑफ करेंगे। तो प्रारब्ध क्या डिसाइड करता है, जब हमने प्रारब्ध अपना बना लिया कि ये कर्मा, तो उन्हीं कर्मा जो हमने चूज कर लिए बड़ी बास्केट में से, बड़े स्टोर हाउस से, उसी के अनुसार हमारा बर्थ होता है, और उसी के अनुसार हमारा माता पिता का चुनाव होगा। भाई जैसा हमारा प्रारब्ध ने उस बड़े स्टोर से प्रारब्ध चुना है, तो अगर मान लो हमें करोड़पति के वहां पैदा होना है, भिखारी के वहां पैदा होना है, या राजा के वहां, या जमींदार के वहां, या व्यापारी के वहां, या ब्राह्मण के वहां, तो हम उसी प्रारब्ध की वजह से हमारे, और प्रारब्ध क्या है भाई, प्लानिटरी पोजीशन है, प्रारब्ध की वजह से हम अपने पेरेंट्स चुनते हैं। अब मान लो प्रारब्ध में किसी जन्म में हमने बहुत पानी बर्बाद किया है, और इस जन्म में हमें पानी की कीमत सीखनी है, तो प्रारब्ध में हमने कहा कि हम इस जन्म में पानी की कीमत सीखेंगे, तो फिर हमारा जन्म रेगिस्तान में या पहाड़ की ऐसी ऊंचाई पे होगा जहां पे पानी लेने हमें 3 किलोमीटर सर पे मटका रख के जाना पड़ेगा। तो क्यों क्यों, तो उस हिसाब से कंट्री यानी देश काल परिस्थिति। तो अगर मान लो हमारा बिल्कुल गंगा जमुना के अगल बगल जन्म हो जाए, तो हम पानी की कीमत कैसे सीख पाएंगे, बगल में पानी है। तो अल्टीमेटली क्योंकि इस जन्म में मैं पानी का प्रारब्ध लेके हम आए, हमें सीखना है चैप्टर, तो इसी वजह से चाहे माता पिता हो, चाहे किस देश में हम पैदा होंगे, वो देश का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हमें उस देश से रिलेटेड हमारे प्रारब्ध में ऐसा कुछ सीखना बाकी रह गया है, या ऐसा कुछ बैलेंस करना बाकी रह गया है कि उस देश में ही पैदा होके हम वो चीज राइट ऑफ या बैलेंस कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्रारब्ध की वजह से हमें शरीर मिलता है। मान लो हमने चुन लिया कि भाई हमें इस जन्म में हमने एक बदमाशी करी थी, जिसकी वजह से हमको जो है डायबिटीज होनी है, तो अगर तो शरीर भी ऐसा चुनेंगे ना कि एक लेवल पे जाके डायबिटीज हो, तब तो वो बैलेंस होगा। तो अल्टीमेटली हम अपना शरीर या बॉडी मजबूत, कमजोर, बीमार, स्वस्थ, एनर्जेटिक, क्यों, क्योंकि प्रारब्ध में अगर लिखा है कि हमको बीमारी झेलनी है, तो अगर बहुत मजबूत शरीर चुन लेंगे तो वो प्रारब्ध, बीमार पड़ेंगे नहीं, तो फिर वो प्रारब्ध कैसे भोगेंगे। तो पेरेंट्स, कंट्री, बॉडी, बॉडी शरीर भी हम चुनते हैं कि हम स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर कैसा, या मान लो एक नपुंसक लिंग है उसका, क्योंकि उससे हमारा उस पर्टिकुलर बॉडी से हमारा प्रारब्ध ही निपटेगा। मेल होंगे तो अगर फीमेल वाला प्रारब्ध है तो नहीं निपटेगा, अगर फीमेल का जन्म ले लेंगे और मेल वाला प्रारब्ध लेके आएंगे तो नहीं निपटा पाएंगे। ये भी समझने की छोटी छोटी बातें हैं। आगे तो हम लोग बहुत सारी
चीजें सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीजें समझिए। तो ये फिलॉसफी ज्योतिष में सीखना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से इंटेलिजेंस, ये सब प्रारब्ध डिसाइड करता है कि हम कितने इंटेलिजेंट होंगे। हेल्थ, इवन हमारा लाइफ स्पैन, 50 साल जिएंगे, 35 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। तो लाइफ स्पैन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा ये जो प्रारब्ध हमने बड़े स्टोर हाउस में तो जो प्रारब्ध निकाला है, ये कितने साल में निपटा लेंगे। 70 साल के लिए भेज दो, 90 साल के लिए भेज दो, कोई कहता है शंकराचार्य की तरह हमको 28-30 साल के लिए भेज दो। तो उतना लाइफ स्पैन भी हम लेते हैं। फिर मैरिज की अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मैरिज क्या है, दो लोगों से मिलने जुलने के भी, उससे भी अगली सामने वाले शरीर से भी हमारा कुछ लेन देन होगा। तो मैरिज की अपॉर्चुनिटीज, इसी प्रकार चिल्ड्रेन, वेल्थ, मेजर सफरिंग और मेजर सक्सेस, ये सब जो है प्रारब्ध डिसाइड करता है। तो प्रारब्ध क्या है, वो ऑलरेडी एक ऐसा तीर है जो कमान से निकल चुका है, और जो एक बार निकल गया तो दैट कैन नॉट बी रिकॉर्ड, वापस नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर हमने संचित में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल के बाहर, बाण का जो तरकश होता है उसमें से एक तीर निकाल के अगर हमने चला दिया है, तो अब फिर वो फेस करना ही है। और वही क्या है, जो हमारा जिसमें बाण रखते हैं सारे, वो हमारा संचित है, उसमें से हमने एक प्रारब्ध निकाला और चला दिया। यानी ये जन्म अब हमारा वो तीर जब तक चलता रहेगा, 50-60-70 साल वाले ये जन्म, उसमें हमें फिर वो वापस नहीं आ सकता। फिर एक बार अगर जन्म ले लिया तो जो प्रारब्ध है वो भोग के ही अगला जन्म होगा। तो ये आप बहुत आसान भाषा में कोशिश करें जिससे कि एक बेस बन जाए, जिससे कि कर्म विपाक संहिता में जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझने में आसानी होगी। इसके बाद क्या होता है, तो अब इतना समझ में आ गया, संचित में से प्रारब्ध, प्रारब्ध के कारण इतनी सारी चीजें, और हमने बर्थ ले ली। अब फिर जो थर्ड है वो है क्रियमाण कर्मा। क्रियमाण कर्मा का मतलब होता है योर करंट कर्मा इन दिस बर्थ। यानी क्रियमाण कर्मा आर द एक्शन which you are going to perform in the present incarnation और present life। ठीक है। तो अल्टीमेटली एक चीज और समझ लीजिए, आज जो आप कर्म करेंगे, एक्शन लेंगे, ये आपकी कल की डेस्टिनी को बनाने वाले होते हैं। जैसे आज हमने पढ़ाई की तो कल हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, आज हमने सेहत का ख्याल रखा तो बुढ़ापा हमारा अच्छा गुजरेगा। तो ये तो इस जन्म की बात हो गई। इवन आज जो हम अच्छे कर्म, पूजा पाठ, अच्छी चीजें करते हैं, उससे हमारे आने वाले जन्मों में भी वो इकट्ठा होता जाता है, उसका भी हमें फल मिलेगा। कुछ तो अभी मिलेगा, कुछ जो रह जाएगा तो आगे के जन्मों में ट्रांसफर होगा। तो ये भी अच्छे से समझने है। तो क्योंकि कुछ क्रियमाण कर्मा इमीडिएटली उसी जन्म में रिजल्ट दे देते हैं, कि जैसे हमने बढ़िया पढ़ाई करी, टॉप किया, तो तुरंत हमें आईएएस या बढ़िया नौकरी मिल गई। कुछ पूजा पाठ करे तो भले अभी ना मिले, लेकिन वो इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, किसी और जन्म में मिलेगा। तो सम कुछ क्रियमाण कर्मा जो इस जन्म में करते हैं वो फ्यूचर में संचित में इकट्ठा हो जाते हैं। तो यानी समझ लीजिए, पास्ट कर्मा से हमारी प्रेजेंट लाइफ बनती है, और प्रेजेंट लाइफ से हमारा फ्यूचर डेस्टिनी, फ्यूचर का भाग बनता है। ये फंडामेंटल बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेटली कर्म विभाग संहिता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां तक पहुंचने से पहले इतनी चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेटली नाउ एक छोटा सा 1 मिनट का समय और लेंगे, रिलेशनशिप अमंग ऑल थ्री कर्म। तो सिंपल, बहुत सारी पुरानी जिंदगियां जो हमने जी, उनसे एक ह्यूज स्टोर हाउस बना, यानी कि संचित कर्मा का बैकलॉग बना। उसमें से हमने क्या किया, कुछ डिवाइन लॉ के कारण कुछ सिलेक्ट किया, कुछ बड़े स्टोर हाउस में से हमने थोड़ी सी चीजें सिलेक्ट करी जो हमारा प्रारब्ध कर्मा बने। उस प्रारब्ध कर्मा को निपटाने के लिए हमने इनकारनेशन या बर्थ लिया। बर्थ लेने के बाद हमने करंट एक्शन, जो इस जन्म में हमने एक्शन करे, वो क्रियमाण कर्मा है। जो कि तुरंत, कुछ का तो रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाएगा, और कुछ जो बचेंगे वो अगेन उस संचित में जाके जुड़ जाएंगे, जो फिर अगले जन्म में मिलेगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कर्म विभाग संहिता के परिप्रेक्ष्य में, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो एक क्वेश्चन है, वाई। हमेशा ज्योतिष में कहीं भी हो, वाई जरूर होना चाहिए आपके पास। वाई इज बर्थ गिवन इन अ पर्टिकुलर नक्षत्र एंड इट्स पर्टिकुलर पदा, चरण या क्वार्टर। हर नक्षत्र के 4 जो है चरण, क्वार्टर या पदा होते हैं। तो क्यों हर इंसान का चंद्रमा एक पट्टी, किसी और भी क्यों नहीं चला गया उसी में, सबका आपका होगा, आप सबको आपकी कुंडली पता है कि सब चंद्रमा एक पर्टिकुलर नक्षत्र के पर्टिकुलर चरण में ही क्यों है।
किसी और में क्यों नहीं है, हमें यही क्यों मिला, हम आगे पीछे क्यों नहीं पैदा हुए? ये सवाल जब आप पूछते हैं तब धीरे धीरे आप कर्म विभाग संहिता को अनफोल्ड करना शुरू करते हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द डीपेस्ट टीचिंग ऑफ कर्म विपाक संहिता। तो और एक चीज ध्यान रखिए, जन्म कभी भी इज नेवर रैंडम, कभी भी जन्म रैंडम नहीं होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज प्रारब्ध बन के आ रहा है, तो एक प्लान्ड है। तो इवन द एग्जैक्ट नक्षत्र एंड पदा आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रारब्ध कर्मा। तो जो प्रारब्ध हमारा है वो किसी और राशि, किसी और भाव में या किसी और नक्षत्र में अगर हम जन्म ले लेंगे कॉम्बिनेशन में, तो जो प्रारब्ध हमने चुना है उस बड़े स्टोर हाउस से, तो फिर पूरा निपटा नहीं पाएंगे। और क्योंकि हमने खुद चुना है कि हम इस जन्म में ये सारी चीजें इतने में से निपटाएंगे, तो उसको निपटाने के लिए, ईज के लिए, हमें पर्टिकुलर टाइप का एनवायरमेंट, सिचुएशन, फर्मेंटेशन, कॉम्बिनेशन, ग्रहों की दशा, नक्षत्र हम चुनते हैं। कई बार प्रारब्ध फाइनल कर लेने के बाद आत्मा इंतजार करती है कि अरे भाई ये प्रारब्ध जो है, अभी जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है इसमें नहीं निपटा पाएंगे, थोड़ा रुको, जब वो वाला हमारे इस प्रारब्ध के हिसाब से ग्रह दशा बनेगी, सितारों की कंडीशन बनेगी, नक्षत्रों की करूँ, तब मैं जन्म लूंगा। माता पिता भी अभी इंतजार करेंगे। तो अल्टीमेटली वो जब उस प्रारब्ध को निपटाने के हिसाब से जब एनवायरनमेंट बनता है ग्रहों का आकाश में, तभी जातक जन्म लेता है। तो बहुत जरूरी है। तो क्या कर्मा डिसाइड करते हैं आपके नक्षत्र और उसका चरण? हाँ, प्रारब्ध कर्मा इज द रीजन फॉर योर बर्थ नक्षत्र। ठीक है। और क्योंकि हमने एक खाली एक पोर्शन चुना है, तो प्रारब्ध क्या डिटरमाइन करता है? संचित में से एक पर्टिकुलर पोर्शन चुना है प्रारब्ध का, और प्रारब्ध के कारण हम जन्म ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली प्रारब्ध कर्मा डिटरमाइन क्या करते हैं? एग्जैक्ट बर्थ डेट, क्योंकि उसी टाइम उसी समय पे वो तारामंडल में वैसी पोजीशन बनेगी जिससे आपका प्रारब्ध निपट पाएगा, अदरवाइज नहीं निपटा पाएंगे। एग्जैक्ट बर्थ टाइम, एग्जैक्ट मून लॉन्गिट्यूड, एग्जैक्ट नक्षत्र और एग्जैक्ट पदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्रारब्ध के कारण एक नेटिव या जातक पैदा होने का दिन, समय, चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड, नक्षत्र और पदा सेलेक्ट करता है और तब जन्म लेता है इसका। तो अल्टीमेटली इतना चीज आपको अच्छे से समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले, कि प्रारब्ध कर्मा डिसाइड द एग्जैक्ट नक्षत्र एंड पदा एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब अगला इंपॉर्टेंट, भाई लग्न का क्यों ना ले लें, चंद्रमा का ही क्यों ले लें? ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि भाई मून को ही क्यों लिया। शिव ने जब पार्वती जी से संवाद किया और पार्वती माता जब सवाल पूछ रही हैं, तो शंकर जी ने ये क्यों कहा कि चंद्रमा जन्म के समय, चंद्रमा इस नक्षत्र के इस पदा में होगा, तो उसने पिछले जन्म में ये किया है। उन्होंने लग्न को क्यों नहीं ले लिया, सूर्य को क्यों नहीं ले लिया? तो मून, क्योंकि मून रिप्रेजेंट माइंड, मून रिप्रेजेंट इमोशनल मेमोरी, कई जन्मों की मेमोरी है चंद्रमा, जल में सब इकट्ठा होता है, ये आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। मून इज नथिंग बट संस्कार। तभी देखो, जब भी कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन होता है, तो जल में, पात्र में जल रखा जाता है, लोटे में। हाँ? क्यों? क्योंकि वो जल साक्षी होता है। जितने भी हम मंत्र पढ़ते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो जल में के डीएनए में आ जाता है, फिर वो जल अल्टीमेटली चाहे भाप बने चाहे आकाश में फिर आए, वो रहता है मौजूद। तो दैट इज अ संस्कार। इसलिए मून, क्योंकि उस मून पे कई जन्मों के इम्प्रिंट्स पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, मून ही एकमात्र कारक है जो प्रीवियस बर्थ के इंप्रेशंस को अपने अंदर समाहित रखता है। तो देयरफॉर मून इज प्लेस्ड एग्जैक्टली वेयर द सोल रिमेनिंग कार्मिक लेसन कैन बी अनफोल्डेड। यानी कि चंद्रमा के कारण ही जो पिछले जन्म के कार्मिक लेसन है उनको अनफोल्ड किया जा सकता है, क्योंकि उसी मून में, जल में वो सब समाहित है, इकट्ठा है। और कलयुग में आपको पता ही है मून का महत्व सबसे ज्यादा है। इसीलिए विंशोत्तरी से लेके सारी दशाएं भी, विंशोत्तरी कलयुग में सर्वमान्य दशा है, मैक्सिमम लगने वाली दशा है, कलयुग के हिसाब से एकदम उपयुक्त कही गई है। अल्टीमेटली ये चीजें आपको, मेन टॉपिक पे जाने से पहले आपको पहले फंडामेंटल समझना पड़ेगा। ठीक है। अब जब सदाशिव
माता पार्वती को हर नक्षत्र के चरण की अलग अलग स्टोरीज, उनका परिमार्जन, कैसे उनसे उनका अगर कोई समस्या है तो कैसे बचना है, किस कारण से बीमारी कौन सी आ रही है, क्यों वो ऐसा भोग रहा है, कितने, ये सारी कहानियों को हिडन कोड में, जिसके डीप डीप मीनिंग्स हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो सिंबॉलिक है, क्योंकि एवरी डिटी रिप्रेजेंट लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। हर राक्षस जो डेमन है, दे रिप्रेजेंट द इनर वीकनेस। एवरी नक्षत्र अपनी एक कार्मिक इवोल्यूशन की स्टोरी बताता है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। हर नक्षत्र की जो स्टोरी है वो उसके कार्मिक इवोल्यूशन को बताता है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप सभी को पता है अश्विनी से स्टार्ट होता है सब कुछ। तो अश्विनी कुमार सार सेलेस्ट्रियल फिजिशियन, उनकी अपनी एक स्टोरी है। और कर्म विभाग संहिता में जो शिव ने बताई है, उससे इसको हमें कनेक्ट करना है। तो पहले अश्विनी को समझो थोड़ा सा, फिर शिव जी क्या कह रहे हैं उसको समझ के डिकोड करेंगे। अश्विनी कुमार से मोटा मोटा आपको समझने की जरूरत क्या है, कि ये जो हैं, दे रीस्टोर यूथ। अब उसमें आपने बहुत सारी कहानियां समझी होंगी कि ऋषि की पत्नी को कैसे उन्होंने च्यवन ऋषि से लेके कैसे उनको यंग बना दिया। तो अश्विनी कुमार क्योंकि फिजिशियन है, सेलेस्ट्रियल फिजिशियन है, वो सौंदर्यता, जवानी, वेल्योर, यूथ को रिस्टोर, अगर कोई बीमार बीमार हो गया है, उम्रदार हो गया है, तो उसको सेहत स्वास्थ्य देने में उनका हाथ है। तो पहले तो उनकी ये एनर्जी है। दूसरा, दे हील डिजीजेस, और दे रिवाइव लाइफ, लाइफ को रिवाइव करना। ये तीन बेसिक फंडामेंटल है जो बैकग्राउंड में आपको पता होना चाहिए जब हम अश्विनी प्रथम या अश्विनी के किसी भी चरण में जन्म की बात करेंगे। तब जब शिव पार्वती जी को, माता को पार्वती को जो बताएंगे, तो हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज कहानी को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो अपने पास्ट लाइफ कर्मा, आजकल जो आपने इंटरनेट पे यूट्यूब पे देखा ना, पास्ट लाइफ रेग्रेशन, पास्ट लाइफ कर्मा, ये सब का बेस जो है कर्म विपाक संहिता ही है। ठीक है। तो अब समझिए, हीलिंग, अगर मान लो अश्विनी कुमार हीलर्स हैं, तो हीलिंग इज नॉट, हिडन मीनिंग क्या है, हीलिंग इज नॉट ओनली फिजिकल, सोल को भी हीलिंग चाहिए। सोल भी हीलिंग मांगती है। तुम तो सिर्फ शरीर की हीलिंग की बात कर रहे हो, क्या आत्मा को हीलिंग की जरूरत नहीं है? तो जो भी लोग अश्विनी में जन्म लेते हैं, वो क्या है, एक अश्विनी पहला नक्षत्र है, तो इसका मतलब दे आर बिगिनिंग अ न्यू कार्मिक साइकिल। अश्विनी का मतलब ही हो गया कि दोज हु आर बॉर्न इन अश्विनी, दे बहुतायत में एक नई जिंदगी, नई कार्मिक साइकिल शुरू करते हैं। और उनकी आत्मा क्या चाह रही है? अश्विनी वालों की आत्मा चाह रही है रिन्यूअल। क्यों? अश्विनी आर द पाइनियर, फर्स्ट नई जिंदगी शुरू करना। अश्विनी घोड़ा है, अश्व स्पीड, एजिलिटी। तो अल्टीमेटली उनकी आत्मा क्या चाह रही है? स्पीड। स्टार्टिंग है तो उनकी आत्मा की क्रेविंग क्या है? इनिशिएटिव। उनकी आत्मा की क्रेविंग क्या है? फ्रेश बिगनिंग। तो पहले तो आप अश्विनी को समझो, फिर इस स्टोरी को तभी कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली अश्विनी रिप्रेजेंट द फर्स्ट ब्रेथ, पहली सांस, आफ्टर कंप्लीटिंग द ओल्ड कार्मिक चैप्टर। क्योंकि शुरुआत है ना आदि, और अंत होता है। तो आदि नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी है। शुरुआत तारामंडल की हम अश्विनी से कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब तक अश्विनी को पहले समझ लो, फिर हम कर्म विभाग पे आएंगे और उनकी एक एक स्टोरी को समझेंगे। अब अश्विनी नक्षत्र का सिंबल है घोड़ा। तो घोड़े से क्या है? घोड़ा मीन्स प्राण, प्राण यानी लाइफ फोर्स, और मूवमेंट, एनर्जी, इंस्टिंक्ट, एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। तो सोल क्या चाहती है? टू क्विकली मूव करना टुवर्ड्स इवोल्यूशन। घोड़े का सिंबल इंटरनली क्या बताता है? कि आत्मा बहुत तेजी से इवॉल्व होना चाहती है। तो ये सब समझना पड़ता है। तब जब इतनी चीजें आप समझ लेंगे, तब आप इसको स्टोरी से जोड़ेंगे तो आपको असलियत समझ में आएगी। उसी प्रकार दो लोग हैं, ट्विन हॉर्समैन। ट्विन का मतलब क्या है? अब इसका पहले हिडन मीनिंग समझिए अश्विनी का। वाई ट्विन हॉर्समैन? क्योंकि एवरी कर्मा के दो पॉसिबिलिटीज हैं। जो भी एक्शन हम करते हैं, उसके सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक, कर्मा करने के बाद हमें सफरिंग मिल सकती है, और एक कर्मा करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तो अश्विनी जो ट्विन्स हैं, ये क्या बताते हैं? कि डिवाइन ग्रेस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू हील योर कार्मिक वुंड्स थ्रू राइट एक्शन। दो है, कार्मिक वुंड को हील करना है,
थ्रू राइट एक्शन। तो ये इसलिए डबल साइडेड बेस में उन्होंने बताया है। तो अब यहीं पर समझ लीजिए वाई अश्विनी इज द फर्स्ट नक्षत्र। जोडियक बिगन्स फ्रॉम अश्विनी, क्योंकि एवरी सोल स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर आफ्टर एग्जॉस्टिंग हिज प्रीवियस कर्मा साइकिल। तो अश्विनी रिप्रेजेंट आई एम बिगिनिंग अगेन, दैट इज द फर्स्ट इम्पल्स, फर्स्ट पहली सांस ऑफ चित्त कॉन्शियसनेस। इतनी को समझना बहुत जरूरी। अब आते हैं धीरे धीरे कर्म विभाग की तरफ बढ़ते हैं। मून इन अश्विनी नक्षत्र फर्स्ट पदा। सपोज अ नेटिव इज बॉर्न विद मून इन अश्विनी एंड इन फर्स्ट पदा। तो इससे क्या होगा, अभी हम कहानियों पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, कहानी तो शुरू करेंगे एक एक करके उनको समझना। तो सबसे पहले समझिए ऐसा कौन सा कर्मा था पिछले संचित में जिसमें से प्रारब्ध आपने निकाला और आपने अश्विनी नक्षत्र का प्रथम पदा क्वार्टर चरण चुना। विच कर्मा ब्रॉड दिस बर्थ। सबसे पहला सवाल आपको अपने हर नक्षत्र के हिसाब से पूछना चाहिए। भाई आपके 27 नक्षत्रों के 108 चरण बनेंगे टोटल। 108 तरह की बर्थ आपकी हो सकती है चरणों के अकॉर्डिंग, क्वार्टर के अकॉर्डिंग। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि which of my previous karma brought this birth in particular नक्षत्र एंड पर्टिकुलर चरण क्वार्टर। तो इसमें ना डायरेक्टली संचित इन्वॉल्व है ना डायरेक्टली क्रियमाण इन्वॉल्व है। आंसर इज प्रारब्ध कर्म। among millions of stored karma in the form of sanchit, divine has selected exactly those experience। डिवाइन ने उन एक्सपीरियंस को चुना जिनको किस चीज की जरूरत है, अश्विनी का प्रथम चरण में क्वालिटी क्या क्या है। डिवाइन ने आपको बहुत सारे करोड़ों अरबों कर्मा में उन कर्मा को एक्सपीरियंस को चुना जिनमें की करेज, इंडिपेंडेंस, हीलिंग, इनिशिएटिव और रैपिड लर्निंग की जरूरत है। उन हजारों लाखों करोड़ों कर्मा में से एक्सपी वो चीजें जो उनमें जरूरत है इस जन्म में, करेज, क्योंकि अश्विनी का फर्स्ट चरण एरिस में, एरिस नौमांशा, करेज, इंडिपेंडेंस, हीलिंग, इनिशिएटिव और रैपिड लर्निंग। उसमें से इन इन चीजों के कर्मा जो थे पेंडिंग उनको पकड़ लिया, अच्छे और बुरे, और अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म देने जाओ, अब जाके ये निपटाओ। तो देयरफॉर इस वजह से, क्योंकि इस बार जो प्रारब्ध चुना था हमने उनमें ये हाईलाइटेड थे। तो ये हाईलाइटेड निपटाने के लिए अगर हम उत्तराषाढ़ा चुन लेते या श्रवण चुन लेते तो नहीं निपटा पाते। ये जो प्रारब्ध कर्मा चुने उनमें हमें किन किन चीजों की जरूरत थी, करेज, इंडिपेंडेंस, हीलिंग, इनिशिएटिव, रैपिड लर्निंग। तो और किसी नक्षत्र के चरण से काम नहीं बनने वाला था, अश्विनी का प्रथम चरण ही चुनने की जरूरत थी। तो तब दैट्स वाई मून जब अश्विनी के प्रथम चरण में आया तब जन्म हुआ, बर्थ ली, क्योंकि अब इसी से हमारे सारे काम इस जन्म के निपटेंगे। अब पहला पदा क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट पदा इज फॉल्स इन एरिस नौमांशा, जो कि इंटेंसिफाई कर देता है पाइनियर नेचर ऑफ अश्विनी को, डबल अश्विनी हो जाता है। मेष की स्टार्टिंग और तो पहला चरण तो मेष ही नवमांश पाएगा, एरिस नवमांशा पाएगा। तो ये क्या आता है, दैट इज डबल एनर्जी ऑफ एरिस, यानी रॉ इनिशिएटिव, एक्स्ट्रा करेज, अर्ज टू बिगिन विदाउट वेटिंग। अब उसमें इंतजार नहीं करना है कि दूसरा नवमांश तो टॉरस का हो जाएगा, तीसरा नवमांश मिथुन का हो जाएगा, चौथा नवमांश कर्क का हो जाएगा। और एरिस में एरिस विदाउट वेटिंग, देयर इज अर्ज टू बिगिन। तो ये फंडामेंटल पहले आपको पता होना चाहिए। कर्म विपाक संहिता तो सेकंड लेवल पे स्टोरी, तो फिर आप आराम से डिकोड कर लेंगे अगर आपको उसकी फंडामेंटल बेस पता हो। ठीक है, तो पहला चरण, अब इस पे भी एक क्वेश्चन हो सकता है ना, अरे मैंने पहले ही चरण क्यों चुना अश्विनी का, मैंने दूसरा क्यों नहीं चुन लिया? क्योंकि दूसरे चरण में एक्शन और वो सारी चीजें नहीं आ सकती थी जो करेज, जो प्रारब्ध में संचित में से आपने चुना था, उसके लिए पहला चरण ही लेना पड़ेगा आपको। दूसरे के अगर होते डोमेन्स तो फिर दूसरा चुनते, तीसरे के होते तो तीसरा चुनते। ये समझने की जरूरत है, क्योंकि सोल जो अपने अनफिनिश्ड लेसन है उन उनसे अनफिनिश्ड, जो भी अनफिनिश्ड लेसन सीखने हैं उसको, उनके कारण उसके अंदर एक इम्पल्सिवनेस होती है, वो चाहती है उनको निपटा देना है।
उस एनर्जी को यूज करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, इसको समझना है। अब थोड़ा सा माइथोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए, फिर हम इस पे आगे चलते हैं। मान लीजिए कि आत्मा जो है जन्म के पहले, जन्म से बिल्कुल पहले खड़ी हुई है कि मुझे जन्म लेना है। तो वो एक क्वेश्चन पूछती है डिवाइन से कि भाई क्या चीज अनफिनिश्ड रह गई है। डिवाइन ने पूछा, भगवान ने पूछा, बताओ भाई तुम्हारे स्टोर्ड हाउस में क्या क्या अनफिनिश्ड है। तो सोल ने जवाब दिया, मैंने पिछले जन्मों में आई आई डिलेड एक्शन, आई डिलेड एक्शन, आई फियर्ड न्यू बिगिनिंग्स, मुझे नई बिगिनिंग से डर लगता था, और मैंने कई बार अपॉर्चुनिटी को इग्नोर किया। तब फिर नेचर क्या रिप्लाई करता है, क्योंकि तुमने एक्शन लेने में हमेशा देर की है, नई बिगनिंग से तुम्हें हमेशा डर लगता था, नई शुरुआत से, अपॉर्चुनिटी को तुमने हमेशा इग्नोर किया है, तो तुम जाओ अश्विनी में जाओ, और वहां पे जाके क्या सीखो, गो टू अश्विनी एंड यू, और वहां जाके स्टार्ट लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, नॉट टू डिले एक्शन, नॉट टू फियर न्यू बिगनिंग, नॉट टू इग्नोर अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए अश्विनी में भेजा। तो अश्विनी इज नॉट, इज नाइदर अ रिवॉर्ड नॉर अ पनिशमेंट फॉर यू। तो तुम्हारा जो जन्म का नक्षत्र है चंद्रमा का, वो ना तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है ना वो पनिशमेंट है, इट्स जस्ट एन क्लासरूम। तो तुमने जो चीजें नहीं कल्टीवेट करी हैं अपनी अपने डीएनए में, अपने इनप्रिंट में, अपने कॉन्शियस में, सिर्फ उनको सिखाने की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया भर है। तो एवरी नक्षत्र इज अ कार्मिक क्लासरूम। जैसे मान लो किसी ने अश्विनी में जन्म लिया है, अभी चरण की बात नहीं कर रहे, वो तो बाद में जोड़ लेंगे। तो उसको क्या सीखना है, राइट बिगनिंग और हीलिंग। भरणी में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसको क्या सीखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कृतिका में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसको क्या सीखना है, प्यूरिफिकेशन। रोहिणी में जन्म लिया है तो उसको क्या सीखना है, अटैचमेंट अलोंग विद नरिशमेंट। तो ये जो चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं, ये आपके इमोशनल कैरिकुलम को रिवील करते हैं आप तक। और आत्मा इस मृत्यु लोक में क्या सीखने के लिए आई है, इस जन्म में क्या लेसन तुम्हें सीखने हैं, ये चंद्रमा का नक्षत्र, उसका चरण, उसका पदा, ये क्वार्टर बताता है। तो बिल्कुल समझ लीजिए, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कि कर्म विपाक संहिता में जो हम आने वाले दिनों में आप आपके साथ रहेंगे तो क्या सीखेंगे, कभी भी भाग्य को दोष नहीं देना है। प्रारब्ध सिर्फ ये बताता है कि लाइफ शुरू हो गई है, क्रियमाण डिसाइड करता है लाइफ कैसे डेवलप होगी। और आपके इस जन्म के जो अच्छे एक्शन हैं वो आपकी फ्यूचर की सफरिंग को कम कर सकते हैं। और नक्षत्र आर नेवर पनिशमेंट, दे आर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरी हैं आर सिंबॉलिक मैप ऑफ योर इनर ट्रांसफॉर्मेशन। जो हम आगे हर नक्षत्र के हर चरण की स्टोरी, यानी सदाशिव का और माता पार्वती के संवाद से डिकोड करके, कि अगर किस वर्ण में जन्म हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, तो उसकी क्या मतलब है, कौन सी उसको बीमारी हुई तो क्या करने के, इस पर भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि हम लोग आने वाले समय में किस तरह से चीजों को करने जा रहे हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जब लॉर्ड शिवा पार्वती जी से आपस में डिस्कस करते हैं तो वो कई सारी चीजें आप बताते हैं। जैसे कहते हैं कि हे देवी, पार्वती को कहते हैं हे देवी, हाँ, पास्ट लाइफ में हमने क्या गलतियां करी हैं, ये हम इस जन्म की बीमारियों से भी जान सकते हैं। इस जन्म में हमें जो बीमारियां हुई हैं उनका फाइनल एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस, हमारे पिछले जन्म के पाप या गलत हरकतें कैसे हैं, ये भी उन्होंने बताया, बहुत सारी चीजें बताया। जैसे उन्होंने कहा, मान लो एक व्यक्ति राज रोग, राज रोग का मतलब होता है इनक्योरेबल डिजीज, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जिसकी जिंदगी भर दवा खानी है। हाँ, तो सदाशिव कहते हैं अगर कोई व्यक्ति राज रोग से पीड़ित है तो इसका मतलब है कि पिछले किसी जन्म में उसने या तो किसी ब्राह्मण का वध किया हो सकता है। ठीक है। अब ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे जो कि समाज को रास्ता दिखाए, ज्ञानवान हो, अपने कंडक्ट में बहुत सुलझा हुआ हो। जैसे ब्राह्मण का मतलब जन्म से नहीं है, मतलब जो
सत्य का पालन करे, धर्म का पालन करे, लोगों को राह दिखाए, पठन पाठन का कार्य करे, एजुकेट करे, संतोषी हो, बहुत ज्यादा ग्रीडी ना हो, ये सब ब्राह्मण के गुण। संत तो ऐसे किसी व्यक्ति का अगर नुकसान आपने पहुंचाया है, उसको दुख दिया है, तो किलिंग का मतलब, किलिंग तो लिटरली उसका अंत किया है, उसको खाना नहीं दिया है, उसको स्टार्विंग के लिए मजबूर किया है, और वर्स्ट कंडीशन में अगर किल किया है, तो आपको इस जन्म में राजरोग यानी इनक्योरेबल डिजीज होंगी। उसी प्रकार कहते हैं कि अगर आपने अपने एक पिछले जन्म में किसी बूढ़े व्यक्ति को, एल्डरली पर्सन को, हाँ, अपने ही गोत्र यानी अपने खानदान में, अपने लीनिएज में, कि आपके कारण उसका उसकी मृत्यु हुई है, या किसी लालच में आपने उसकी हत्या कर दी है, या आपने जिस गुरु से सीखा उसी को नीचे गिराया, उसको खत्म किया, उसको मौत के मुंह तक ले गए, या वर्स्ट कंडीशन में उसकी हत्या करी, अपने लीनिएज में किसी बड़े की या गुरु की, तो इस जन्म में अगर आपके संतान नहीं हो रही है, तो इसका कारण शिव माता पार्वती को बताते हैं सदाशिव, कि इस वजह से या तो आपने लीनिएज में किसी बड़े की हत्या की है, या उसको दुख पहुंचाया है, या अपने गुरु की हत्या की है, उसे दुख पहुंचाया है, उसके फलस्वरूप इस प्रेजेंट जन्म में यू विल हैव नो इश्यूज। उसी प्रकार अगर कोई, ये भी कहते हैं वो, कि अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में ईश्वर को नहीं मानता है, पूजा पाठ नहीं करता है, पूजा पाठ का मतलब अब जो भी आपकी प्रक्रिया हो पूजा की, विश्वास रखता है, तो उसको पांडु रोग यानी ज्वाइंडिस होती है। तो अगर आपको ज्वाइंडिस होती है, अब ये देखो, ये इस पे हम डिबेट पे नहीं अभी जा रहे हैं, क्योंकि शिव और पार्वती जी का ये संवाद है, तो इसके लिटरली मीनिंग अब जैसे जॉइंटिस का मतलब क्या है, लीवर की कमजोरी, ब्लड का डिसऑर्डर, तो हमें बहुत सारी चीजें फिर इसमें जोड़ेंगे जब हम इनको एक एक करके स्टोरीज, एक एक नक्षत्र की, चरण की आगे करेंगे। उसी प्रकार देखिए कुछ और समझ लीजिए, अगर सदाशिव कहते हैं पार्वती जी से कि अगर कोई पर्सन वेद की डिसरिस्पेक्ट करता है, अच्छा को वेद का पहले मतलब समझो, हम सब सनातनी हैं, हमारा सबका हम सब वेदांती हैं, क्योंकि हमारा, आप सबको नहीं पता होगा कि हम लोग का दर्शन क्या है, हम जो हिंदुस्तान में पैदा हुए सनातनी कहते हैं अपने आप को, तो हम लोग का दर्शन क्या है, वेद, वेदांती हैं हम लोग। तो अल्टीमेटली वेद क्या है, वेद ही सब कुछ है। वेद को, अगर हम वेद का सम्मान नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हमें क्या होगा, मेल चाइल्ड की बर्थ नहीं होगी, अ पर्सन विल हैव ओनली फीमेल इशू। ठीक है, आज के परिप्रेक्ष्य में मेल फीमेल का कोई महत्व नहीं रह गया है। ठीक है, तो भले आपकी इच्छा हो तो आप उसको नो इशू में फिर, या सुख ना मिले। ठीक है, तो अल्टी अब जैसे मान लो लड़का भी है, भले लड़का पैदा हो गया, लेकिन वो क्या है, शादी नौकरी करके पराये देश चला गया, तो वो लड़की के समान है कि भाई लड़की जैसे अपने घर चली जाती है तो वैसे चल, तो मतलब इसके कई सारे आज के देश काल पात्र में पहलू आपको ढूंढने पड़ते हैं, कि चलो भले लड़का भी हो गया हमने, तो इसका एक कहीं ना कहीं स्टार्टिंग, बीज कहाँ पे है, कि हमने अपनी ही मान्यताओं को, वेद, अपने ही दर्शन को नहीं माना है, वेद की डिसरेस्पेक्ट करी है, तो वेद से ही सब कुछ निकला है, पूजा पाठ की प्रक्रिया, माता पिता सब, समाज का चिंतन, हर चीज अपने ही परंपराओं को, मान्यताओं को, अपने ही धर्म को ना मानने के कारण सदाशिव कहते हैं पार्वती से कि ऐसे लोगों को कन्या ही प्राप्त होती है, यानी उनको जिम्मेदारी सिखाई जाती है। इसके इसमें हिडन पहलू हम लोग करेंगे एक के बाद एक, लेकिन अभी आप समझिए कि हाउ ब्यूटीफुली थिंग्स आर रिटन। उसी प्रकार आगे कहते हैं, अगर किसी जातक ने किसी कन्या का, वुमेन का वध किया हो, या पक्षी, पशु, पक्षु नहीं, पक्षियों का वध किया हो पिछले जन्म में, तो क्या होगा, उसकी भार्या, उसकी पत्नी शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, बहुत लंबा नहीं जीवित रह पाएगी। तो ऐसे पचासों चीजें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि इस जन्म में अगर वो हमारे साथ हो रही हैं, तो इसका मतलब कई जन्मों में, किसी ना किसी जन्म में हमने, हमें उसको लिटिगेट करना है और वो हमारे पास पलट के आएगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जब इवन इवन मनुष्य तो छोड़ दो, देवता और अवतार भी इससे बच नहीं पाए, चाहे वो विष्णु के अवतार हो। श्री राम ने पेड़ों के झुरमुख से छुपकर बाली को तीर मारा, अगले जन्म में श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, और बाली ने
बहेलिये के रूप में जन्म लिया। उस बहेलिये ने वही तीर बिना देखे किसको मार रहा है, श्री कृष्ण के पैर पे आके लगा। तो कर्मा यानी कि जो एक कर्म कर आए थे पहले, उसको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार देखो, जब सीता माता और रामचंद्र जी का स्वयंवर हो रहा था, तो सीता की जितनी भी सहेलियां थी ना, सखियां थी, वो रामचंद्र जी को देख के मोहित हो गईं। एक क्षण के लिए उनके मन में थॉट आया, हाय मेरे भी हस्बैंड, मेरा काश ये मेरे पति होते। अब देखो, मनसा वाचा कर्मणा, वचन, अब उन्होंने बोला नहीं ना कुछ करा, लेकिन मन में सोचा, तो एक्शन क्रिएट हो गया, कर्मा क्रिएट हो गया। अगले जन्म में जब रामचंद्र जी कृष्ण बने, तो वो सारी जो सीता की सखियां थी वो सब गोपियां बनी, क्योंकि विचार तो आ गया ना। अब जब विचार आ गया तो सीड प्लांट हो गया, अब सीड प्लांट हो गया तो वो पेड़ तो बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल से समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अपने अपने चरण। और इसमें सिर्फ चंद्रमा को ही नहीं, हम तो कहते हैं कि आप अपने और ग्रह भी, जिन जिन नक्षत्र के चरण में, उससे भी एनर्जी और कहानी को समझने का प्रयास करेंगे, तो एक अपने आप में एक कंप्लीट पास्ट लाइफ रिग्रेशन कह लीजिए, या पास्ट लाइफ कर्मा थ्योरी, कुछ भी आप इसको शब्द दिए, लेकिन यू विल रियली एंजॉय इट। ऐसा मेरा पूर्ण मानना है कि अगर ये आप सारी स्टोरी समझेंगे, और इसके पीछे की हिडन कहानियां और उसका तात्पर्य, तो इट इज गोइंग टू बी द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। और इस पर हम लोग आगे भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, और आशा करते हैं आप लोगों ने एटलीस्ट जो हमने शुरुआत करी है उसको समझने का प्रयास करेंगे, और आगे भी जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।